Hello, good evening, everybody. Am I visible and audible? Just give me a confirmation. Hello. Am I audible? Okay, thank you, Ashwini. Thank you. All right, thank you. Okay, चलिए. So welcome everybody to an academy. I'm your educator Priyanka और आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री के बारे में. हम कुछ बात करेंगे, NSCJS की तैयारी की बात करेंगे और उसकी शुरुआत भी करेंगे. ऑलराइट, तो सिलेबस सबसे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं NSCJS का. हम केमिस्ट्री में क्या कवर करने वाले हैं. मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगी विदाउट वेस्टिंग टाइम. कुछ टेक्निकल एरर था इसलिए 5-7 मिनट लग गए बिगिन करने में. ऑलराइट, चलिए बिगिन करते हैं. तो सीधे हम सिलेबस पे आ जाते हैं. केमिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्राउड ऑफ क्लास 8th एंड क्लास 9th फॉर दिस NSCJS, राइट. सो वील बी बिगिनिंग डायरेक्टली फ्रॉम रूट. कहाँ से? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और उसको लेकर के जाएंगे एक अच्छे लेवल पे. देन वील बी फॉलोइंग दैट विद redox, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट. बिल्डिंग अप ऑल योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो जरूरी हैं आपको. देखिए, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है. हम केमिस्ट्री में एक्सेल करने वाले हैं, आगे की बहुत सारी बात करने वाले हैं. इसलिए क्या जरूरी है आपको? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ दैट सब्जेक्ट शुड बी नोन टू यू. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम पूरा पहले तो देखिए क्लास 9th और क्लास 10th का जो NCERT सिलेबस है वो भी कवर होना है और उसके साथ अलोंग विद दैट एज एंड वेयर वो जहां पे भी इंक्लूड होगा वो कवर करते करते हम आगे बढ़ेंगे. जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पूरा 9th कवर हो जाता है. देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद redox, एटॉमिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे पूरा 9th ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा. पीरियोडिक टेबल 10th में कवर हो जाएगा. आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इक्विलिब्रियम, देन बॉन्डिंग, गैसियस स्टेट, केमिकल आयनाइनिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एसिड बेसिस सॉल्ट्स को इंक्लूड कर लेंगे. क्लास 10th के सारे 9th और 10th के सारे चैप्टर्स केमिस्ट्रीज के हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते चलेंगे. देन काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, देन एनालिटिक्स. तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वील बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स. ठीक है, तो जैसे जैसे हम हाँ बेटा, क्लास 11th, यस हर्षित. बेटा फिजिक्स का जैसे कल फिजिक्स की क्लास स्ट्रीम होगी तो फिजिक्स का कोर्स उस समय बता देंगे. तो जैसे जैसे जिस जिस सब्जेक्ट की क्लास स्ट्रीम होती जाएगी वैसे वैसे ही सिलेबस आपको बता दिया जाएगा. ठीक है, और लेक्चर प्लान भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा. और यहाँ पे आज हम शुरू कर देंगे केमिस्ट्री. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स. तो दीज आर द टॉपिक्स टेंटेटिवली. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस सिलेबस को खत्म करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे. अराउंड अक्टूबर के अराउंड हम इसे वाइंड अप करेंगे. ठीक है, तो बिगिन करें. लेक्चर प्लान अश्विनी शेयर कर देंगे आपको. ठीक है, लेक्चर प्लान शेयर कर देंगे.
बेटा ये लेक्चर क्लास NSCJS क्लास 8th, क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 9th गोइंग स्टूडेंट्स अपियर कर सकते हैं, तो ये उनके लिए है। और यहाँ पे क्लास 7th, 8th, 9th जो भी मतलब अब तैयारी करना चाहे 7th, 8th, 9th से, उनके लिए है ये लेक्चर। दिस इज लाइक मैम विद all right Pratik, we are getting on to that. As children are asking questions, I'll have to answer them. Okay, चलिए, तो आई थिंक आई हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दे दी है जो भी एज सच जरूरी थी हमारे लिए। देन लेट्स बिगिन, चलिए बिगिन करते हैं। ऑल राइट, सो अब हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर इसके अंदर। हाँ जी, ओके, सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमको क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो राइट फ्रॉम क्लास 8th, क्लास 9th जो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हम सारी उस डिटेल के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, सो बिगिनिंग विद द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे अगेन वही वेरी रूट ऑफ एवरीथिंग, दैट इज मैटर। चलिए, तो मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? So matter is anything that occupies space and has mass. Then you can carry on with, it can offer resistance, possesses inertia, responds to gravity and is indestructible. तो matter को further हम behavior of matter, yes, we are going to complete all that. Yes, Nitro Gaming विल बी कवरिंग, काफ़ी हम इसमें काफ़ी हद तक उसको भी कवर कर लेंगे। INJSO सारी चीज़ें हमने इतने चैप्टर्स जो नाम दिए हैं वो INJSO को कवर करने के लिए ही हैं, अदरवाइज NSCJS को कवर करने के लिए इतने डीप रूट की ज़रूरत नहीं होती है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप परेशान ना हो, हम आपके लिए पूरी व्यवस्था तैयार रखें, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जैसे कि आप जानते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से फिजिकली मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, केमिकली मैटर कैन बी क्लासिफाइड, केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, केमिकली मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर को हम सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस में डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड्स की अगर हम बात करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, बाहर से हमको सब्सटेंसेस कैसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो मैटर को हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? वो रिजिड होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं विद एन एक्सेप्शन ऑफ फ्यू। ठीक है, जनरली हम यही बात करते हैं। देन दे कीप देयर वॉल्यूम, और उनका स्ट्रक्चर रिजिड होता है, दे डू नॉट फ्लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होते हैं। राइट, आई एम कवरिंग एवरीथिंग दैट हैज टू बी इंक्लूडेड, दैट शुड बी नोन बाय यू, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पे भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाता है। आप जानते होंगे ये सब बातें, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आई नीड टू कवर इट ओवर हियर ताकि कोई भी पॉइंट अनएक्सप्लोर्ड ना रह जाए। ऑलराइट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे थे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में काफी स्ट्रांग होते हैं। देन डेंसिटी की हम बात करें तो सॉलिड्स की डेंसिटी काफी हाई होती है। फ्री सर्फेसेस की बात करें तो सॉलिड्स हैज एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस। आई होप आप समझते होंगे फ्री सर्फेस क्या होता है। Free surface, anybody? What do you understand by free surfaces? When I say solids have any number of free surfaces, what do you understand? Yes, Pratik, what are free surfaces? किसे कहेंगे हम free surface? Face, पीयूष,
You can say area in contact with the air, that can be called as a free surface. Yes, absolutely correct. Yes, Pratik, contact with air, right. So free surface क्या होता है? Area in contact with the air. तो सॉलिड्स के पास एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस होते हैं. अगर आपके मन में सवाल आता है कैसे, तो अगर आपको मेरे हाथ में ये स्टाइलस दिख रहा है तो आप क्या कहेंगे? ये सिलेंड्रिकल है, बट नो, एवरी रिज हियर इज टेकन एज अ सरफेस. अगर आपके पास में कोई आप स्टोन ले लेते हैं तो स्टोन तो बहुत उबड़ खाबड़ होगा, कहीं ऐसे डायरेक्शन, तो एवरी डायरेक्शन उसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो एक फ्री सरफेस हो जाएगा. तो सॉलिड्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस. देन अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर क्या होता है? उनकी शेप की बात करें तो दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड शेप. वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम लिक्विड्स की फिक्स्ड होती है. और अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑल्दो दे सीम कि आपको लगता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो सॉलिड्स से ज़्यादा होते हैं लिक्विड्स में. तो ऐसा हमको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं उसका, तो कई बार लोगों को ऐसा लग जाता है, मुझे ऐसे जवाब कई बार आते हैं कि लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, बट नो, लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल. सॉलिड्स के और अगर आपको ऐसा जवाब मिलता है तो आप खुद सोच के देखिए यहाँ पे पैकिंग जो है बिल्कुल स्टैक टुगेदर है. अगर लिक्विड्स के अंदर हम पैकिंग की बात करें तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं. तो इस कारण से आपको ऐसा लग सकता है देखने से कि हो सकता है कि अगर हम प्रेशर लगाएं तो वो कंप्रेस हो जाए, बट नो, लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल. कारण कोई बता सकते हैं क्या कारण होगा यहाँ पे? यस, लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल. रीजन बता पाएंगे आप यहाँ पे? अच्छा बताइए, कौन कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में? कितने तरह के फोर्सेस जो हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं? यस पीयूष, ये सारी चीजें कवर कर ही लेता है. वॉन डर वाल फोर्सेस, मेजर फोर्सेस बताइए. मेजर फोर्सेस पार्टिकल्स, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में. यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहे हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी काम कर रहे हैं. ठीक है, तो लिक्विड्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑलमोस्ट एट पार विद फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. तो जैसे ही हम कंप्रेस करने लगते हैं, अगर हम यहाँ सॉलिड्स की बात करें तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग देन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. लिक्विड्स की बात करें तो दे आर एट पार. तो जब आप उन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दोनों ऑलमोस्ट बराबर से हैं, ठीक है, तो जब आप उसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे उस वक्त क्या होगा? जिस वक्त आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, अचानक से जैसे ही कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे. पार्टिकल्स के पास आने की वजह से अचानक से फोर्सेस ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और पार्टिकल्स वापस पीछे आ जाएंगे. सो जब आप इसे कंप्रेस करने की कोशिश, मतलब ये सारा प्रोसेस हमको दिखता नहीं है, ये प्रीटी फास्ट होता है. तो ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है आपको ये बात समझाने के लिए कि लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल. ठीक है, देन गैस, लिक्विड्स के बारे में और बात करें, लिक्विड्स फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि फ्लो करते हैं. एनीथिंग दैट फ्लोज इज अ फ्लूइड. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो लिक्विड्स के लिए तो हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे. तो लिक्विड्स जो हैं वो काफी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स सॉलिड से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लिक्विड्स के ऑब्वियसली कम होंगे. देन अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर ज्यादा है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड से कम है. डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे डेंसिटी कैसी है? लिक्विड से डेंसिटी, लिक्विड्स की डेंसिटी ऑब्वियसली सॉलिड से जो है वो कम है. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी की बात हम कर चुके हैं. फ्लूइड्स होते हैं, फ्लो करते हैं. अब बात करते हैं हम फ्री सरफेस की. तो लिक्विड्स के फ्री सरफेस कितने होंगे? यस, ऑफ कोर्स ओनली वन फ्री सरफेस इज पॉसिबल फॉर लिक्विड्स. यस, only one free surface is possible for liquids. Then next we can talk about gases. तो gases के अंदर जो arrangement है particles का काफी दूर दूर है. तो यहां से सबसे पहले तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नजर आ जाते हैं. ठीक है, फिर आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में भी आप कंक्लूड कर सकते हैं. तो पहले हम जो दिख रहा है उसी की बात कर लें. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है. यही कारण है कि स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, फिर गैसेस का अपना कोई शेप नहीं होता है. दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर. गैसेस टेक अप द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर.
ठीक है, उनकी अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती, दे डू नॉट कीप द वॉल्यूम, दे टेक अप द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड। फ्लूइड्स होते हैं, डेंसिटी काफी कम होती है, वो आपको यहाँ दिख भी रही है, डेंसिटी काफी कम होती है। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम बात कर चुके हैं, स्पेसेस की भी बात हम कर चुके हैं। देन नेक्स्ट कम्स फ्री सर्फेसेस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, अच्छे से बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकती हैं गैसेस। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फ्री सरफेस की जो बात कर सकते हैं, तो बताइए गैसेस के पास कितने फ्री सरफेसेस होते हैं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट प्रतीक, गैसेस के पास एक भी फ्री सरफेस नहीं होता, यानी कि आप जैसे ही उसे कॉन्टैक्ट एरिया इन कॉन्टैक्ट विद एयर है, तो लिक्विड्स के पास ऊपर की एक सरफेस होता है जिससे वो एयर से कॉन्टैक्ट में है, लेकिन गैसेस को हम कोई भी ऐसा फ्री सरफेस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जैसे ही आप उसको एक्सपोज करोगे एयर से, इट इज गोइंग टू मूव आउट एंड कवर द एंटायर वॉल्यूम। ठीक है, जो भी बड़ा कंटेनर है, एक अगर छोटे सिलेंडर के अंदर गैस है, आपने उसके ओपन किया और उसको एक फ्री सरफेस दिया, तो वो निकल जाएगी और अब उसका नया कंटेनर क्या हो जाएगा? वो रूम का दरवाजा ओपन कर दिया, मान लीजिए आर्बिट्रेली, गैस तो एस्केप आउट कर सकती है, तो अगर हमने रूम का दरवाजा खोल दिया तो जो बड़ा हॉल है उसके अंदर वो पूरी गैस फैल जाएगी, तो अब नया कंटेनर क्या होगा? नया हॉल, जो बाहर का हॉल है। सो हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि हम गैस को कोई भी फ्री सरफेस नहीं दे सकते, हम गैस को कोई भी फ्री सरफेस नहीं दे सकते। इट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री, सो देयर इज नो फ्री सरफेस फॉर अ gas. So this is all about physical classification of matter. Matter को हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। अब थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे, एक बार हम यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। पहले क्लासिफिकेशन करके फिर हम इसके और डिटेल्स में जाएंगे, जो जानकारी आपको होनी चाहिए। केमिकली मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, या सॉरी केमिकली मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं एज प्योर सब्सटेंसेस या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं? मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस डिवाइड होते हैं अगेन फर्दर दो कैटेगरीज में, जिनमें से पहली कैटेगरी है एलिमेंट्स और दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड्स। ठीक है, मिक्सचर्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं अगेन दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरी कैटेगरी है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ऑलराइट, इसको और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू मेटल्स, क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, कंपाउंड्स कैन अगेन बी कैटेगराइज्ड इनटू on the basis of source. They can be classified into two varieties on the basis of source and on the basis of their bonding. On the basis of source, they can be classified into organic and inorganic compounds, and on the basis of bonding, they can be classified into covalent compounds or ionic compounds. और एक और कैटेगरी होती है जो कि इनका मिक्सचर है, दैट्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। बट अगेन हम यहाँ पे दो ब्रॉड कैटेगरीज की बात करेंगे, कौन कौन सी, जिसको हम आगे फर्दर जाके डील करेंगे लेटर इन द चैप्टर्स। बॉन्डिंग के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, या तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ऑलराइट, तो अभी यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही प्रतीक, आप सारी बातें बिल्कुल सही बोलते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं वापस सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर हम फर्दर डील करते हैं। इसको पहले और पूरी इसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो मैटर है, इसको फिजिकली जब क्लासिफाई किया गया तो इसको सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में क्लासिफाई किया गया। इसके बाद सवाल उठा कि ये जो मैटर है ये कैसा है, ये पार्टिकुलेट है कि ये कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि मैटर जो है वो पार्टिकुलेट है नेचर में।
ठीक है, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूं यहाँ पे। जैसे कि अगर हम एक बीकर लें और इस बीकर के अंदर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, एक बीकर लिया गया, उसके अंदर वाटर फिल किया गया। अब इस वाटर का लेवल मार्क कर दिया गया। इसके बाद इस वाटर के अंदर क्या ऐड किया गया, सॉल्ट या शुगर, 1 स्पून सॉल्ट या कुछ शुगर इसमें ऐड की गई और ऑब्जर्व किया गया कि वो यहां जाके इकट्ठा हो गया, ठीक है। यानी कि हमने जो शुगर ऐड करी या सॉल्ट ऐड किया, उसने एक अलग से वॉल्यूम ले ली, ठीक है। जब उसने अलग से कोई वॉल्यूम ले ली, यानी कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह बिहेव कर रहा था। फिर हमने उसके अंदर एक स्टरर ऐड किया। स्टरर क्या होता है, चमचा, लेबोरेटरी में यूज किया जाने वाला चमचा, राइट, छोटा सा होता है, इतना चमचे जैसा, घर जैसे चमचा नहीं होता, छोटा सा होता है। ऑलराइट, तो हमने ये स्टरर लिया और स्टरर से इसको स्टर किया। तो हम क्या देखते हैं, जो भी सॉल्ट या शुगर हमने लिया था वो कहीं इसी वॉल्यूम में डिसॉल्व हो जाता है और जो लेवल बढ़ा दिखा रहा था हमको, वो वापस ओरिजिनल लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स, मतलब जो वाटर प्रेजेंट था वो भी पार्टिकुलेट था नेचर में, और ये जो शुगर प्रेजेंट थी अंदर, हमने जो शुगर ऐड करी थी, ये शुगर भी पार्टिकल्स से बनी हुई थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स का एग्रीगेशन थी। और इस शुगर ने, शुगर वो वॉल्यूम वापस क्यों आ गई, वो वॉल्यूम वापस ओरिजिनल वॉल्यूम पे क्यों आ गई, शुगर डालने की वजह से कुछ वॉल्यूम बढ़ी थी, शुगर ने अलग से वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी थी। लेकिन अगर वॉल्यूम वापस कम हो गई है तो उसका क्या कारण रहा होगा, शुगर ने वॉल्यूम, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ही एडजस्ट हो गए होंगे। यानी कि ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कोई एम्प्टी स्पेसेस हो। तो इन एम्प्टी स्पेसेस को नाम दिया गया वॉइड्स, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कहते हैं। और ये भी पता चला हमको कि वाटर जो है वो भी पार्टिकुलेट है नेचर में, और साथ में शुगर जो है वो भी पार्टिकुलेट है नेचर में। ठीक है, यानी कि जो भी मैटर हमने इस्तेमाल किया था, शुगर और वाटर, दोनों ही मैटर के जो मैटर है, दोनों ही टाइप के जो मैटर है वो दोनों ही पार्टिकल्स से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां से हमको ये दो बातें पता चलती हैं, और वॉइड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। सो यहां से हमको क्लैरिफाई होता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। अभी पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया, तो अगला सवाल था कि पार्टिकल्स हैं तो व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो साइज के बारे में बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। अब ये बात कैसे कंफर्म हुई, ये अनदर एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुई। इस दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया, इसके अंदर 7-8 बीकर ले लिए गए, ठीक है, 7-8 बीकर ले लिए गए, ठीक। इन बीकर में सबसे पहले इसमें 100 ml वाटर ऐड किया गया, बाकी में 90 ml वाटर ऐड किया गया, ठीक। इसके बाद बीकर के अंदर कुछ 1-2 क्रिस्टल्स डाले गए, किसके, KMnO4 के। ये पिंक कलर का एक सब्सटेंस होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसके अंदर पिंक कलर के पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल सिर्फ 1-2, जो कि कितने छोटे थे, चावल के दाने के बराबर, इतने छोटे क्रिस्टल्स डाले गए। अब क्या हुआ, जैसे ही इसके अंदर क्रिस्टल्स डाले गए तो पूरे में डार्क पिंक कलर नजर आने लगा। पिंक कलर है क्या अपने पास, नहीं है, ठीक है, वायलेट है, वी कैन यूज दैट। दिखाई पड़ेगा, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम बहुत सारा डार्क पिंक कलर आ गया। अब क्या किया गया, इसमें से 10 ml वाटर लेके, 10 ml इस पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर लेके, सोल्यूशन का वाटर लेके, ओनली 10 ml, इसका सिर्फ 10% वाटर दूसरे बीकर में ट्रांसफर किया गया। दूसरे बीकर में ट्रांसफर किया गया तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर भी हमें कुछ
पर्पल कलर नजर आता है, यानी कि जो डाइल्यूट होके हमें थोड़ा पिंक कलर सा नजर आता है। कहाँ पे? अगले बीकर में। यही काम बार बार इसमें से फिर अगले बीकर में ट्रांसफर किया गया, यानी कि हम क्या करा रहे हैं, हम एवरी टाइम डाइल्यूशन कराते जा रहे हैं, हम इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और हमने इसका सिर्फ फर्स्ट बीकर का हमने सिर्फ 10 ml लिया था, सिर्फ 10 ml। उस 10 ml में इतने पार्टिकल्स थे जिसने सेकेंड बीकर को भी कलर कर दिया। उसके बाद हमने जब उसको ट्रांसफर किया, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ट्रांसफर किया 10 ml, तो उसने इस बीकर में भी कलर ट्रांसफर कर दिया और फर्दर इस बीकर में भी, और फर्दर लास्ट बीकर में भी कुछ कुछ पार्टिकल्स हमको दिखाई पड़ते हैं। अब ये सारे पार्टिकल्स कहां से आ रहे हैं? ये सारे पार्टिकल्स इस 2 क्रिस्टल KMnO4 में से आ रहे हैं, जो कि खुद भी 2 चावल के दाने के बराबर इतने छोटे पार्टिकल्स हैं। ऑलराइट, सो हमको क्या पता चल रहा है कि इतने कितने पार्टिकल्स थे जो हम इतने सारे बीकर्स से बीकर आफ्टर बीकर ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं, और यहां से ये पार्टिकल्स ट्रांसफर होते ही चले जा रहे हैं, यानी कि वो पार्टिकल्स कितने छोटे रहे होंगे। और इस चावल के दाने के अंदर इतने, मतलब इतने छोटे साइज, चावल के दाने के साइज के बराबर क्रिस्टल के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स थे जो इतने डाइल्यूशन के बाद भी आगे तक पहुंच गए, यानी कि वो पार्टिकल्स कितने छोटे रहे होंगे। The size of particles is extremely small. What we see in these crystals is an aggregation of many particles, millions of particles. ठीक है, बहुत सारे particles का aggregation है जो हमको यहाँ पे इन 2-3 crystals के अंदर डार्क पर्पल कलर में दिखाई पड़ता है। Alright, so here we can conclude that particles of matter is very small. Yes, of course, Girish, everything is going to contribute over there. ये NSCJS की प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें उसी पाथ पे सीखते हैं छोटी क्लासेस में, लाइक क्लास 8th and 9th। ठीक है, सिलेबस तो हम ऑलमोस्ट वही जाता है, वहीं तक ही जाता है जहां आप जाना चाहते हैं, राइट। और बेटा टाइम टेबल मैंने पहले भी बताया कि टाइम टेबल शेयर कर दिया जाए। टाइम टेबल क्या मतलब, मंडे को आपकी मंडे वेंसडे फ्राइडे केमिस्ट्री की क्लास होगी, केमिस्ट्री और मैथ्स IOQM के लिए, और उसके बाद आपकी TTS में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे फिजिक्स एंड बायोलॉजी की क्लास होगी। ठीक है, और आई थिंक इसका एक कभी आपको मिल जाएगा, आपको एक टाइम टेबल उस पे चैनल के इंफॉर्मेशन पे मिल जाएगा। हेलो जोगिंदर, फिजिक्स के लिए आशीष सर क्लास लेंगे एज पर माय इंफॉर्मेशन। यस प्रतीक, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज वॉइड्स या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, ये एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड्स कहते हैं, वेकेंट स्पेस जो है। ठीक है, चलिए, जब हमको यहाँ पे अब क्या पता चल गया, यहां से क्या पता चल गया हमको, मैटर पार्टिकुलेट है, ये पता चल गया। यहां से क्या पता चल गया, हमको एक आइडिया मिल गया अबाउट साइज ऑफ पार्टिकल के बारे में। तो अगला सवाल ये होता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। What are the characteristics of particles of matter? अब मैटर पार्टिकल से बना है, पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसेस हैं, सारे पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस होते हैं। अब पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सारी बात इतनी समझ आ गई। अब इनके और क्या कैरेक्टरिस्टिक, साइज तो बात कर ली हमने कि साइज बहुत छोटा होता है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ matter are extremely small। ये तो हो गया पहला कैरेक्टर। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज, अभी अभी हमने देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। दूसरी बात अभी अभी हमने कर ही ली थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, अच्छा बताओ मैटर की 3 स्टेट्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं? मैटर 3 स्टेट्स में क्यों एग्जिस्ट कर पाता है? कैन यू गिव मी एन आंसर? चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। स्पेसेस की वजह से, फोर्सेस की वजह से? नहीं नहीं, थोड़ा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। ट्रिपल पॉइंट? अरे एक साथ कहाँ एग्जिस्ट करता है वो थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि क्यों कर पाता है। अच्छा बताओ, अगर किसके बीच में किसके बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं? चाइल्डहुड, स्टडी एंड गेमिंग। कितना बढ़िया नाम है तुम्हारा, इतना लंबा है। अब मैं तुम्हें एड्रेस करूँ तो कैसे करूँ? इतना लंबा नाम लेके, छोटा करो इसे, मेरे लिए आसान होगी तुमसे बात करना। चलो मैं बता देती हूँ। अगर पार्टिकल्स नहीं होते, अगर मैटर कंटिन्यूअस होता तो क्या 3 स्टेट्स एग्जिस्ट कर पाती? कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज लंबी चलती चली जा रही है, ठीक है। पार्टिकल्स हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पिक्चर बनाई थी, कि आपके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए जब भी हम सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज, लेकिन कौन अरेंज्ड है? पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, ठीक। अब इनके बीच में जब स्पेसेस होते हैं, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर जा सकते हैं। अगर इस तरह से अरेंज है तो ऐसी स्टेट को हम लिक्विड कहते हैं। अगर इतनी दूर दूर पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं पर पार्टिकल्स अरेंज्ड, अगर कंटिन्यूअस होता मैटर तो क्या ये सब कर पाना पॉसिबल होता? राइट तो क्योंकि पार्टिकल्स की मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, मतलब उसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक पार्टिकल है, तो यहाँ पे इसलिए 3 स्टेट्स हमें एग्जिस्ट होती नजर आ रही हैं। और यस ऑफ कोर्स उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और बाकी सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन बेसिक बात क्या, अगर पार्टिकल नहीं होते, अगर कंटिन्यूअस होता मैटर, तब कैसे ये 3 स्टेट्स एग्जिस्ट कर पाती? ठीक है, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो इन स्पेसेस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि एक सी डाइवर या एक चिड़िया हवा में कैसे उड़ पाती है? आप ये जानते हैं कि मैटर जो है, एक टाइप का मैटर जो है वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो जब एक मैटर ने एयर, हवा में एयर है, उसने ऑलरेडी एक 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उस स्पेस के बीच में जाके एरोप्लेन कैसे उड़ पाता है, चिड़िया कैसे उड़ पाती है, मच्छर भी उड़ा है तो वो भी कैसे उड़ पा रहा है? बताइए, सोच के बताइए कैसे उड़ पाता है? तो जवाब दो प्रतीक, बताइए। वेरी गुड, पार्टिकल्स आर स्पेसेस बिटवीन देम। स्पेसेस होते हैं और उन्हीं स्पेसेस को ब्रॉड करके वो जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो एयर को कट करके यानी कि इन्हीं स्पेसेस को ब्रॉडन अप करके उनके बीच में से निकल जाती है, ठीक है। चाहे अब यही चीज वाटर बॉडी के अंदर हो रही हो कि कोई स्विमर है, सी डाइवर है, वो वाटर के पार्टिकल्स को कट थ्रू करके निकल रहा हो, चाहे हवा में कोई एरोप्लेन है या एयर है, सॉरी, या कोई बर्ड है, एनीथिंग विच इज फ्लाइंग इन द एयर, एक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम में से बीच में से जा रही है। ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का नेक्स्ट कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये हमको कैसे पता चला? बताओ, कितने लोगों ने मम्मी का परफ्यूम, या मम्मी का तो क्या, पापा का परफ्यूम चोरी से लगाया चुपचाप और मम्मी को बाहर पता चल गया? अच्छा बेटा परफ्यूम लगा रहे हो हैं, क्यों भाई, अपना लगाओ ना। किसने बताया? मूविंग पार्टिकल्स ने बताया, ठीक है। हम घर आते हैं स्कूल से और हमको बिल्कुल पता होता है कि मम्मी ने किचन में क्या बनाया है, ठीक है, राजमा बनाए कि छोले बनाए कि क्या बनाए, उसकी खुशबू हमको आ जाती है।
कैसे पता चला? अंदर तो आया नहीं, बाहर तक पता है। अगरबत्ती घर के अंदर लाइट होती है, इंसेंस स्टिक मंदिर के अंदर, उसकी खुशबू बाहर तक फैल जाती है। कैसे पता चली? मतलब क्या हुआ ऐसा? Why? Only answer is particles of matter are continuously moving. पार्टिकल जो है मैटर के कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हर समय इंटरमिक्सिंग होती रहती है पार्टिकल्स की, दिस स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। अब चलिए यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, हो सकता है आप जानते हो उस टर्म के बारे में, बट यस, हमारा तो धर्म है आपको सारा कुछ बताना। डिफ्यूजन, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? स्पॉन्टेनियस intermixing of particles is known as diffusion। यानी कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है भाई? स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है अपने आप, फटाफट अपने आप ही मिक्स हो जाएंगे। आपने लेमनेड बनाने के लिए ग्लास ऑफ वाटर में नींबू निचोड़ा, ठीक है, आपने उसके अंदर लेमन जूस डाला, तो क्या आपको तुरंत लेमन जूस को मिलाना पड़ता है? वो अपने आप मिक्स हो जाता है ना। सो दैट्स स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एयर के अंदर परफ्यूम को के पार्टिकल्स को क्या आपको बॉल बैट की तरह भेजना पड़ा? ना, अपने आप चले गए, दौड़ के अपने आप चले गए। कैसे चले गए? बिकॉज ऑल ऑफ देम वर कंटिन्यूसली मूविंग, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट हेल्टर स्केल्टर डायरेक्शंस में फैल रहे थे, ब्राउनियन मोशन शो कर रहे थे और मिक्स होते चले गए। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। सो आपको वो खुशबू भी इसीलिए आई थी। यस ऑफ कोर्स, यहां से तो बेस शुरू होगा आपका CSAG। यस, ये सही है ना? CSAG ये सही है ना? ऐसे ही बात कर सकते हैं आपसे। चलिए, बिल्कुल आपके लिए यहाँ से फाउंडेशन शुरू हो रही है, तो ऑब्वियसली जब तक आपको ये पता नहीं होगा, और क्लास 11th में भी यहीं से शुरुआत करते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप क्लास 8th या 9th के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए तो ये सारी बातें पता होनी ही चाहिए, बिना उसके तो आप 8th 9th में भी आपको इन सब बातों की ज़रूरत है। और आप अगर उस आगे जा रहे हैं तो इन पे रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं NSE JS के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अननेसेसरी तो हम लोग भी क्यों डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ भी, राइट। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें वही डिस्कस कर रहे हैं जो एक NSE JS अपियर करने के लिए क्लास 8th और 9th के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो आगे बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जब हो रहा है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन किस वजह से हो रहा है, किन फैक्टर्स पे डिफ्यूजन डिपेंड करता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन का रेट, यानी कि किस स्पीड से पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं, किस स्पीड से पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि आप जब घर आते हैं तो आपको गर्म खाने की खुशबू आती है, क्या आपको ठंडे खाने की खुशबू आती है? नहीं, आपको किसकी आती है? जो मम्मी ने फ्रेश फूड बनाया, बासी रखा हुआ स्टील फूड जो रखा है उसकी खुशबू नहीं आती। कारण टेम्परेचर बढ़ने से, जो गर्म खाना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी। वो पार्टिकल्स मूव करके आपके पास आ रहे हैं, एंड एनर्जी ऑफ मोशन, किसी ना किसी एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो उनके पास कौन सी एनर्जी है? उनके पास है काइनेटिक एनर्जी। तो जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिनका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उन्हीं का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा है। जो स्टेल फूड रखा था, उस स्टेल फूड की खुशबू आपको नहीं आ रही थी, रात के बने खाने की खुशबू नहीं आती है आपको, ठीक है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसके पास, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी की कमी होती है। लेकिन जो गर्म फ्रेश खाना होता है उसकी खुशबू दूर तक जाती है, पार्टिकल्स दूर तक मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास है बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। आपके पास 2 बीकर्स हैं, अच्छा चलिए इसी को भी एक हम और एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। एक गर्म पानी का बीकर है, एक ठंडे पानी का बीकर है, आपने एक में इंक डाली, दूसरे में भी इंक डाली, बताओ डिफ्यूजन किस में जल्दी होगा? ऑब्वियसली जिसके अंदर पानी गर्म है।
उससे क्या होगा, गर्म पानी की वजह से पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स, यू हैव टू विजुअलाइज दिस कि पानी के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई। तो पानी के पार्टिकल्स की जब एनर्जी बढ़ गई तो पार्टिकल बहुत तेजी से दौड़ रहा है। जब तेजी से पार्टिकल दौड़ रहा है तो वो इंक के पार्टिकल से भी टकरा रहा है और उनसे टकरा करके इंक के पार्टिकल्स को पूरे में फैला रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा है, और वही पार्टिकल्स इंक के पार्टिकल से टकराते हैं, उनको अलग अलग डायरेक्शंस में बिखेरते हैं और वो पार्टिकल्स अगेन फर्दर दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं और पूरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफ्यूजन का रेट फास्टर हो जाता है अगर टेम्परेचर ज्यादा है, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर आप एक इंक पानी में डालें, एक बीकर में डालें, वहीं साथ में आप क्या रख दें, आप हनी डालें दूसरे बीकर में, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बताइए किस में ज्यादा होगा। यस, आपका जवाब आएगा किस में, इंक में ज्यादा होगा। ठीक है, वेरी गुड प्रतीक, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज CA? CA कहाँ लिखा है बेटा? ओके, ठीक है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट मनीष, डेंसिटी कम है इंक की, या हम कहें हनी ज्यादा विस्कस है। व्हाट इज विस्कोसिटी? गाढ़ापन। विस्कोसिटी क्या होती है? गाढ़ापन। हनी जो है वो गाढ़ा है, या हम कह सकते हैं कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि देयर इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो हनी क्योंकि विस्कस है, देयर इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, वो आसानी से फ्लो करके नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि हनी की हम क्या कह लें, डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है इंक से? इंक से उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला कि कितना कम है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला कि कितना कम है, बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगा। ये याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें मगर इंपॉर्टेंट बातें हैं। डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो यहीं से हम एक और बात डिराइव कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ कि ना? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम अगर हम 1 यूनिट ले लें, यूनिट वॉल्यूम ले लें, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास। ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही बात अप्लाई कर दी कि अगर हम वॉल्यूम को यूनिट वॉल्यूम ले लें, 1 यूनिट वॉल्यूम, तो हम एक और नया रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर मास ज्यादा है तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, मास ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। ये बात आपने पर्सनली भी ऑब्जर्व की होगी, जिस चीज का मास ज्यादा होता है उसकी स्पीड ऑफ मोशन जो है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। सो मास ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगा। बेटे नोट्स मिल जाएंगे आपको, इसका PDF, लेकिन आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको पढ़ते पढ़ते अगर कहीं कुछ डाउट आता है तो आप सेम टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने ये बता दिया मनीष, अक्टूबर तक फिनिश कर लेंगे, सितंबर तक फिनिश कर लेंगे, फिर सितंबर एंड अक्टूबर तक फिनिश कर लेंगे। मैं आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दूंगी प्रतीक। बाकी काफ़ी सारे बच्चों को साथ में ध्यान में रख के ये टाइम रखा गया है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं उसके बाद ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो सबके लिए हो सकता है फिजिबल ना हो 3 बजे क्लास अटेंड करना। फिर भी मैं आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। बेटा बायोलॉजी की क्लास TTS में होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे।
बायोलॉजी एंड फिजिक्स की क्लास TTS में होगी, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। एक और कैरेक्टरिस्टिक है, चौथा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहला हमने यहाँ पे किस किस चीज की बात करी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स यहाँ पे हमने किस पॉइंट की बात करी कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूविंग, तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, पहला उनका टेम्परेचर कितना है, दूसरा उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तीसरा डेंसिटी कितनी है, चौथा मास कितना है। मास ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, डेंसिटी ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, एंड वाइस वर्सा। देन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। ऑलराइट, एक और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Particles of matter attract each other. चलिए, ये तो आपने खुद ने भी कई बार ऑब्जर्व करा ही होगा, इनफैक्ट ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन अगर ये कुछ किसी क्वेश्चन के थ्रू फ्रेम होके आ जाए तो आपको किस तरह से सोचना है, बस उन्हीं के लिए ये सारी गाइडलाइन है, ठीक है। चलिए, तो आप एक सॉलिड एयर के थ्रू इजीली यू कैन कट अक्रॉस योर हैंड। व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है एयर के पार्टिकल्स में कंपैरेटिव हमें देखना है। बस इतना सही काम है इस पॉइंट के अंदर कि हमें कंपैरेटिव देखना है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए जैसे हम एयर के थ्रू आसानी से अपना हाथ मूव कर सकते हैं, वो हम सॉलिड्स में नहीं कर सकते अनलेस यू आर अ कराटे एक्सपर्ट, ठीक है। लिक्विड्स में भी आप, जैसे अगर आप मान लीजिए स्विमिंग पूल के अंदर है तो आपको हैंड मूवमेंट में एफर्ट लगता है एज कंपेयर टू एयर। एयर में आप बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आपको वहां फील होता है कि वाटर में आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। सॉलिड्स में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर भी वो एफर्ट कई बार फ्यूटाइल हो जाता है अनलेस यू आर अ कराटे एक्सपर्ट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में थोड़े कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एंड गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम है, ठीक है। मूविंग फर्दर, आगे की बात करते हैं हम। आई होप आपको यहां तक सब चीजें क्लियर होंगी। हाँ बेटा, फिजिक्स की क्लास 4 से 5:15 होगी, और उसके बाद बायोलॉजी की क्लास होगी, 1 hour 15 minutes की क्लास होगी, है ना। बैक टू बैक क्लास होगी, शायद 10 मिनट का ब्रेक है, 5 या 10 मिनट का ब्रेक है, बैक टू बैक इसके बाद क्लास होगी, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर ली थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली थी, बट हाँ हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम कह रहे हैं कि सॉलिड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड्स के अंदर हम कह रहे हैं कि वो अपना शेप नहीं लेते, लेकिन इस तरीके की कोई अगर बात आपके सामने आए कि आपसे पूछा जाए शेप चेंज नहीं करते सॉलिड्स, आपसे पूछा जाए कि शुगर के पार्टिकल्स हैं वो आप प्लेट में रखिए, प्लेट का शेप ले लेंगे, आप कंटेनर में रखिए, आप कंटेनर का शेप ले लेगी शुगर, आप कटोरी में रख दीजिए तो उसका शेप ले लेगी। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्यों हो रहा है ऐसा? जस्ट बिकॉज कि शुगर के पार्टिकल्स, हम कहते हैं शुगर जो है वो क्या है, वो एक सॉलिड है, लेकिन फिर भी क्या वो अपना शेप चेंज कर रही है? नहीं, शुगर इज नॉट चेंजिंग इट्स शेप। व्हाट इज हैपनिंग इज शुगर के पार्टिकल्स हैं जिनका एग्रीगेट हमको दिखाई पड़ रहा है कि वो कंटेनर में कंटेनर का शेप ले रहे हैं, कटोरी में कटोरी का शेप ले रहे हैं, प्लेट में प्लेट का शेप ले रहे हैं, लेकिन शुगर का इंडिविजुअल जो छोटा पार्टिकल है वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है। फिर हमने बात करी थी कि सॉलिड्स जो हैं वो अगेन शेप चेंज नहीं करते, रिजिड होते हैं, बट व्हाट अबाउट अ रबर बैंड और अ स्प्रिंग? ठीक है, इलास्टिक के बारे में क्या कहना है आपका? उसके अंदर क्या होता है? वो अपना शेप सिर्फ तब चेंज करती है जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं।
राइट। तो जब आप इलास्टिक के ऊपर या एक रबर बैंड के ऊपर या एक स्प्रिंग के ऊपर बाहर से एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ तब तक वो अपना शेप चेंज रखती है, बाकी वो रीगेन कर लेती है अपना शेप। स्पंज के केस में क्या होता है, क्या स्पंज अपनी वॉल्यूम रखता है? सॉलिड्स कीप देयर वॉल्यूम, लेकिन जब आप स्पंज को कंप्रेस करते हैं तब उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, और जब आप स्पंज को छोड़ते हैं उसकी वॉल्यूम वापस बढ़ जाती है। व्हाट डू यू थिंक शुड मस्ट बी हैपनिंग इनसाइड? क्या हो रहा होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यस बेटा, देयर इज नो बुक फॉर NSE-JS। आदि क्लासेस बेटा आज से शुरू हुई हैं, तो आज फर्स्ट क्लास है। मैंने बस सिलेबस डिस्कस करके आपको सिलेबस कराना शुरू किया है। यस बेटा, कोर्स फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप NSE-JS आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। कोई भी बच्चा कर सकता है NSE-JS क्वालिफाई, बस वो रेगुलरिटी से अगर पढ़ता रहे। रेगुलरिटी, देखिए एक चीज़ जो ज़रूरी है आपके, देखिए मैं पहले ही आपको कुछ चीज़ें, आपको क्या होता है हर काम के लिए ना वर्क एथिक्स होते हैं। अगर आप कुछ रेगुलरली करते रहेंगे, मैं ऐसा नहीं समझती कि मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, मैंने बहुत वैरायटी के बच्चे देखे हैं, बहुत अलग अलग यू कैन से अलग अलग पोटेंशियल के बच्चे देखे हैं, ठीक है। और ऐसे भी बच्चे देखे जो जिनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा था, वो खुद बोलते थे कि मैम हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन जब वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली पढ़ने लग गए, एवरी डे हमें जो काम करने हैं वो नियम की तरह वो काम कर रहे हैं, बिना ये दिमाग लगाए कि आज मुझे नींद आ रही है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है। आपको ये बहाने सबसाइड करने पड़ेंगे, है ना। तो जब भी आपको मन में बहाना आए, आप ये सोचिएगा कि आप एम क्या करना चाहते हैं। आपको अपने एम के बारे में सोचना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम अपने एम के बारे में नहीं सोचेंगे, हम आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम एफर्ट्स अपने आप हमारे कम होते चले जाएंगे। कम हो, अगर हमारा एम या ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, कभी कोई दोस्त मूवी देखने जा रहा है या कोई गेम खेलने जा रहा है, क्रिकेट मैच आ रहा है, आप देखिए, आप वो सब काम करिए, लेकिन अपना जो पढ़ाई का टाइम है उसको प्लीज़ पूरा जस्टिफिकेशन दीजिए, ईमानदारी से उतनी देर की पढ़ाई ईमानदारी से करिए। और उसका मतलब ये है कि सिर्फ हम बैठे नहीं हैं, हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं। जब हम टाइम दे रहे हैं तो हम उसको यूटिलाइज क्यों ना कर लें, उस टाइम को ढंग से क्यों ना पढ़ लें उसी समय में। मतलब हम समझदारी हमें एक्चुअली दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। ऐसे ही हम धीरे 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 धीरे, भले ही हमें ऐसा होता है क्योंकि हम क्लास 8th में हैं, 9th में हैं, हो सकता है हमें काफ़ी चीज़ें समझ ना आए, ऐसा होगा आगे के टॉपिक्स में। अभी तो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे आगे के टॉपिक्स बढ़ते जाते हैं कई बार हमें समझने में दिक्कत आती है, या कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे से समझ भी आ रहा है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो डिमोटिवेट करता है। लेकिन अगर आपका एम क्लियर है, आपको हर बार मोटिवेट कौन करेगा? कोई और नहीं करेगा। आपको सिर्फ आपका डिटर्मिनेशन ही मोटिवेट कर सकता है। आप कितने डिटर्मिन्ड हैं, नहीं आ रहा है कुछ चीज़, तो हमेशा अपने आप को कहना है कोई बात नहीं, आई विल गिव इट अ सेकंड ट्राई। मैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें समझ ना आ सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो हम कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो सिर्फ एफर्ट से, रेगुलर एफर्ट से सब कर सकते हैं, ठीक है। तो कीप फेथ इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात यही है कि ऑलवेज यू हैव टू टेल योर सेल्फ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इफ समबडी एल्स कैन डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है। तो वो चीज़ तो करना ही है बेटा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पहले आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, पहले पढ़ें, अभी पढ़ें। मैं बीच बीच में उससे रिलेटेड जो भी, जैसे अभी तो थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, जैसे ही न्यूमेरिकल्स का पार्ट शुरू होगा तो मैं यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके लिए कोई सेट बुक नहीं है, NSE-JS के लिए कोई सेट बुक नहीं है, वो NCERT जाती है। तो मैं आपको 11th NCERT, 12th NCERT, जो भी जहाँ से टॉपिक्स हैं वो मैं सब डिस्कस करूँगी, मैं NCERT भी डिस्कस करूँगी, आप चिंता ना करें। तो आप इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कराऊँगी, ठीक है। आप बहुत करना चाहते हैं तो आप NCERT उठा के रीड करना शुरू कर सकते हैं क्लास 11th की। पहले क्लास 9th 10th फिनिश करके फिर क्लास 10th की NCERT उठा के, सॉरी 11th की NCERT उठा के, इनफैक्ट आप डायरेक्टली उठा सकते हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वहीं से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हेलो आर्यन बेटा, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, पहले नहीं, इसके बाद पहले इसके बाद हम सीधे रीडॉक्स पे जाएंगे और उसके बाद फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इससे रिलेटेड ही अभी इसके अंदर बहुत सारी डेप्थ है,
इसके अंदर हम बाद में मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर मोल्स इन सोल्यूशन, मोलैरिटी इन सोल्यूशंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट्स पे रिडॉक्स पे जाएंगे। पहले जिस टॉपिक को हमने शुरू किया उसकी पूरी डिटेल डिस्कस करके फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी बहुत सारा चीज़ें आर्यन मैं ऑलरेडी बेटा बता चुकी हूँ कि केमिस्ट्री की क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे होगी, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास इज फॉर IOQM। ठीक है, IOQM के लिए बता रही हूँ बेटा, हाथ मत छोड़ो। हाँ, 9th and 10th की NCERT यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। और मंडे वेंसडे फ्राइडे केमिस्ट्री की क्लास रहेगी 4 से 5:15, और TTS में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी पहले फिजिक्स की क्लास होगी 4 से 5:15, और उसके बाद फिर बायोलॉजी की क्लास होगी 5:30 से 6:15। ठीक है, तो वो आपको टाइम टेबल दिखा भी दिया जाएगा, अभी आ जाएगा आपके पास टाइम टेबल भी, डोंट वरी। ठीक है, परेशान मत होइए, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, परेशान मत हो इतनी कोई। बेटा 5:15 तक चलेगा ये लेक्चर। ऑलराइट, तो आगे हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही थी। मैंने आपसे पूछा था स्पंज के बारे में कि व्हाई डज इट नॉट कीप इट्स वॉल्यूम, स्पंज सॉलिड है कि नहीं है। ये सब मैं आपसे क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रही हूँ, ये जितने एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको, ये सब मैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपसे क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ, तो इन सबको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये मतलब आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से, बेटा यहाँ आपको इसी में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको नोट्स डाउनलोड कर, ये PDF इसका डाउनलोड कर पाएंगे आप। ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा। इज इट अ सॉलिड? यस, ठीक है, सॉलिड होता है स्पंज, लेकिन सॉलिड्स कीप देयर वॉल्यूम। अगर मैं स्पंज को कंप्रेस करूं तो उसकी वॉल्यूम तो कम हो जाती है। आपने भी करके देखा होगा कि स्पंज को हम कंप्रेस करें तो वॉल्यूम कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है फिर? सॉलिड्स तो हम कह रहे हैं कि दे कीप देयर वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे मैं आपसे जितने सवाल पूछ रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ एनालाइज करने की। अगर आपके पास मिलते जुलते 4 ऑप्शन आते हैं जिसमें आपसे कारण पूछा जा रहा है, तो आपको उस एंगल से सोचना है। इसलिए मैं आपको आई एम थ्रोइंग अ क्वेश्चन एट यू, यू शुड थिंक। ये सब बातें आप जानते हैं कि वो सॉलिड है, लेकिन अब आप इस बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे, इस लाइन पे आपको सोचना है। आपको सोचना है, इसलिए सवाल पूछा गया। मेरे को पता है, आपको पता है कि सॉलिड है। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट मनीष। नाउ दिस इज व्हाट एवरीबडी हैड टू थिंक। एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं स्पंज के अंदर। क्या होता है? एम्प्टी वेकेंट होल्स होते हैं, और उन होल्स के अंदर एयर भरी हुई होती है। तो जब आप उसको कंप्रेस करते हैं वो एयर गशेस आउट, फिर जब आप उसे रिलीज करते हैं तो वापस से एयर उसके अंदर भर जाती है। तो जब आप स्क्वीज करते हैं तो एयर निकल जाती है, तो वो वॉल्यूम कंप्रेस हो जाती है, और जैसे ही आप उसको रिलीज करते हैं वापस से उन एम्प्टी स्पेसेस में हवा भरने की वजह से वापस वॉल्यूम वापस आ जाती है उसकी, जो स्पंज की इनिशियल वॉल्यूम थी। तो आपको इस तरह से एनालिटिकली सोचना है। इलास्टिक वाला क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, तो आपको यहाँ पे वही सारे एनालिसिस करने हैं। ठीक है, राइट। Sponge is a solid because it is compressed by external forces applied? No, आप कहेंगे sponge is a solid although it has got vacant spaces. On compressing those vacant spaces, air gushes out. That is why it reduces its volume. Otherwise, on releasing those external forces, it regains its volume. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही CSA जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे बात करते हैं। लिक्विड्स की हमने बात कर ली थी, कंपैरेटिव हमने बात कर ली थी। अब अगली बात हम ये करते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? कैन वन टाइप ऑफ मैटर चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ मैटर? कैन मैटर चेंज इनटू स्टेट? हाँ बिल्कुल कर सकता है, ये बात आप जानते हैं। इसको समझते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एक बीकर लिया गया। ठीक है, इस बीकर को ये है वायर गेज। दिस इज वायर गेज। क्या काम होता है वायर गेज का, जरा सोचिएगा और इसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वायर गेज का यूसेज क्या होता है।
वायर गेज का यूसेज क्या होता है? एक बीकर लिया गया, मैं आती हूँ वापस एक्टिविटी के ऊपर। एक बीकर लिया गया, इस बीकर के अंदर आइस फिल की गई, ठीक है, और इस बीकर के अंदर आइस जो थी वो मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस पे थी। ये स्टडी करने के लिए कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आइस ली गई, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, वायर गेज है, इसको हम ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। ये वो स्टैंड होता है जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है किसी भी एपरेटस को इस तरह से अगर हीट करना है तो उसको प्लेस करने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं इसको। फिर दिस इज कॉल्ड बंसन बर्नर, बंसन बर्नर, लेबोरेटरी में यूज किया जाने वाला बर्नर, ये बंसन ने डिस्कवर किया था, तो दिस इज कॉल्ड एज बंसन बर्नर। वायर गेज, ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने आइस फिल कर दी है, मान लीजिए कि हमने आइस ली है -10 डिग्री सेल्सियस, और ये आपको दिख ही रहा है थर्मोमीटर है। इस थर्मोमीटर को प्लेस किस तरह से किया है, इस पे ध्यान दीजिए। कहाँ प्लेस किया है हमने आइस के बिल्कुल बीचों बीच प्लेस किया है। अब मेरा आपसे सवाल है, हमने इसको आइस के बीचों बीच क्यों प्लेस किया? आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता था, वो तो मैंने डायग्राम बना दिया है तो आपको दिख रहा है, आप जवाब वो देख के दे सकते हैं कि हमें किस तरीके से थर्मोमीटर कहाँ थर्मोमीटर रखना चाहिए था। वो दिख रहा है कि हमने आइस के बीचों बीच रखना है। क्यों रखना है आइस के बीचों बीच, ये सवाल है, आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या चेंज हो गया है बेटा? नाइट्रो गेमिंग, यस मैम इट्स चेंज। अच्छा ठीक है, मैंने ओके। वायर गेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं भाई यहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी है आर्यन, देखो बेटा कहाँ है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ना। 2 सवाल पूछे मैंने आपसे, वायर गेज का क्या काम है, और दूसरा मैंने आपसे पूछा है कि थर्मोमीटर जो है वो हमें इसके बीचों बीच क्यों रखना है। चलिए आंसर दीजिए इसका। आज शायद मैथ्स की क्लास नहीं होगी, आप पहले केमिस्ट्री की क्लास कर लें। मेरे सवाल का आंसर दीजिए पहले, जल्दी बताइए। यस, वाई शुड बी, कॉमन सेंस अप्लाई करिए। टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वायर गेज, वायर गेज क्यों रखा है? क्योंकि वायर गेज से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाए। आदि क्या लिख रहे हैं बेटा, ठीक से लिखिए। मैं भावनाएं तो समझ गई पर शब्द करेक्ट चाहिए। आंसर सही शब्दों से मार्क कर सकते हैं, मैं भावनाएं तो समझ गई। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ हीट, ठीक है, बिकॉज अगर कॉर्नर्स पे टच होगा तो टेम्परेचर सिर्फ आइस का ही नहीं निकलेगा और इफेक्ट होगा क्या? ओके ठीक है, कहीं काफ़ी हद तक ठीक है मनीष। देखिए अगर इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें आप देखिए, अगर हमको आइस से क्यों कवर करना है, क्यों? ताकि हमको एक तो करेक्ट रीडिंग, हमको टेम्परेचर, अभी जो हम एक्टिविटीज इसको हम जो स्टडी करने वाले हैं उसके लिए हमको आइस की मेल्टिंग की, आइस की एक्टिविटी की, क्योंकि हम आइस को स्टडी कर रहे हैं तो टेम्परेचर की करेक्ट रीडिंग्स चाहिए। अगर हम इसको यहाँ प्लेस नहीं करेंगे सही आइस के बीचों बीच तो बाहर के एनवायरमेंट से भी इफेक्ट आ सकता है थर्मोमीटर की रीडिंग पे। सो टू बी प्रिसाइज वी हैव टू प्लेस द थर्मोमीटर वेयर बिटवीन द आइस, जिसमें बाहर का कांटेक्ट ना हो, ठीक है। हाँ, वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी हो सकता है, बिल्कुल सही आदि। अच्छा, बंसन बर्नर क्यों यूज किया? बिकॉज इट इज गोइंग टू स्प्रेड द हीट यूनिफॉर्मली। सिर्फ एक ही जगह से, सिर्फ अगर डायरेक्ट हम बंसन बर्नर पे रख देते इसको, मतलब ट्राइपॉड स्टैंड पे डायरेक्टली बीकर रख देते तो सिर्फ हो सकता है यहाँ की लोकल हीटिंग होती, पूरी आइस मेल्ट नहीं होती बाकी जगह की। तो यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए हमको जरूरत है किसकी? इसको वायर गेज पे रखने की। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करते हैं? टॉपिक था हमारा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो यहां हमने आइस ली, इसको हीट करना शुरू किया। अब हमारा सारा ऑब्जर्वेशन आएगा थर्मोमीटर से, ठीक है। हमारा सारा ऑब्जर्वेशन जो आएगा वो थर्मोमीटर से आएगा। हम क्या देखते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हमने हीट करना शुरू किया, हम हीट करते चले जाते हैं और क्या होता है, आइस जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, -10 से -8, -5, -4
और ये चेंज हमको थर्मोमीटर पे दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हम जो हीट दे रहे हैं वो हमको थर्मोमीटर पे दिखाई पड़ रही है। थर्मोमीटर पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आइस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसलिए थर्मोमीटर पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। करेक्ट, ठीक है। हम जो यहाँ से हीट सप्लाई करते जा रहे हैं वो सारी हीट सप्लाई होके थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, पर कब तक? जब तक 0 डिग्री नहीं आ जाता। ठीक है, ये टेम्परेचर कब तक बढ़ता है? सिर्फ तब तक जब तक 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं आ जाता। और जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर आता है हम देखते हैं अचानक से थर्मोमीटर पे टेम्परेचर राइज होना रुक गया। ये क्या हुआ? अभी तक हम हीट दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, हम हीट दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन हम हीट अब दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। हम हीट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर यहीं स्टॉप हो गया। कहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसी बात को हम यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर वर्सेस हीट। ठीक है, और ये आर्बिट्रली मान लेते हैं हम। ये देखिए ये क्या हो रहा है, मान लीजिए टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, हम 0 से नहीं शुरू कर रहे, -10 डिग्री सेल्सियस। हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। कब तक? 0 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अब हम हीट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा ग्राफ टेढ़ा हो गया है, हम इसको सीधा कर दें। अब हम यहाँ पे हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। और ये कब तक वो कहाँ पे शुरू होता है? ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, इसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? यहां से इस टेम्परेचर से 0 डिग्री सेल्सियस से ये आइस जो है ये मेल्ट होनी शुरू हो गई। अब आइस मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, आइस मेल्ट हो रही, हम हीट दे रहे, आइस मेल्ट हो रही, हीट दे रहे, आइस मेल्ट हो रही, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो ये टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर कब तक नहीं बढ़ता? ये टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ता जब तक पूरी आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। आइस पूरी मेल्ट होके वाटर में चेंज नहीं हो जाती। यहाँ पे 0 डिग्री पे हमको मिलेगा वाटर। और उसके बाद हम फिर देखेंगे टेम्परेचर अब वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब टेम्परेचर वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। सो दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन, ये जो सेक्शन हमको दिखाई पड़ रहा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वो हीट की एक्सिस के पैरेलल है, कांस्टेंट टेम्परेचर शो कर रहा है। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर लिया हमने इस ग्राफ से कि जब भी चेंज होती है स्टेट तब टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सिर्फ हम हीट सप्लाई करते चले जाते हैं, हीट सप्लाई करते चले जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसकी और डिटेल के बारे में बात हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कैरी ऑन करेंगे। टाइम इज अप, नहीं अभी 1 मिनट है, लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिल रहा है हमको? 0 डिग्री पे क्या है? यहाँ आइस, यहाँ क्या है? 0 डिग्री पे है वाटर। और यहाँ बीच में क्या होगा बताइए? यहाँ बीच में क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट मनीष। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ आपसे यहाँ बीच में क्या मिलेगा? 0 डिग्री इस पॉइंट पे हमको आइस मिल रही है, यहाँ बीच में क्या मिलेगा? इस पॉइंट पे हमको 0 डिग्रीज ऑफ वाटर मिलेगी, वाटर मिलेगा 0 डिग्रीज पे, बीच में क्या मिलेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट मनीष। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? दोनों का मिक्सचर मिलेगा, आइस और वाटर का मिक्सचर मिलने वाला है। थोड़ी आइस होगी, थोड़ा वाटर होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है स्टेट का। आइस इज कन्वर्टिंग टू वाटर। तो यहाँ पे ये जो हीट है, अभी तक जो हम हीट यहाँ देते जा रहे थे, हम पहले हीट कर रहे थे, यहाँ देखो इस जगह पे जब हम यहाँ पहले हीट कर रहे थे टेम्परेचर बढ़ रहा था, हीट कर रहे थे टेम्परेचर बढ़ रहा था, हीट कर रहे थे टेम्परेचर बढ़ रहा था, हीट कर रहे थे टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो जो हम हीट देते जा रहे हैं वो उतनी हीट हमको थर्मोमीटर पे दिखती जा रही है। लेकिन अब जो हमने हीट दे रहे हैं इसके बाद 0 डिग्री के बाद जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ चली गई? वो थर्मोमीटर पे हमको क्यों नहीं दिख रही?
वो कहाँ चली गई, सवाल यही है। तो क्या वो हीट कहीं जाके छुप गई, क्योंकि हीट तो हम दे रहे हैं भाई, ये तो चालू है, ये तो ऑन है, हीट तो हम दे रहे हैं, पर वो हीट कहाँ गई, वो हीट कहाँ गई, कहीं जाके छुप गई नहीं, वो हीट कहीं ना कहीं यूज हो गई। अभी बताती हूँ कहाँ यूज हो गई। लेकिन इसी वजह से, क्योंकि वो हीट हमको दिख नहीं रही, तो उसको नाम क्या दिया गया, उसको नाम दिया गया लेटेंट हीट। क्या नाम दिया गया उसको, उसको नाम दिया गया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दिखाई नहीं पड़ रहा ये कलर तो भाई, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या नाम दिया गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब है हिडन, ठीक है। अब कहीं जाके छुप रही है, नहीं भाई छुप नहीं रही कहीं कुछ, ये सब कहने की बात है, हम दिखा रहे हैं, हम दे रहे हैं हीट, थर्मोमीटर पे नहीं दिख रही तो ऐसा लगा कहीं छुप गई, तो हमने कहा लेटेंट है, कहीं हिडन है ये हीट, हीट कहीं तो जा रही है, पर कहीं हिडन हीट है, हमको दिख नहीं रही थर्मोमीटर पे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है उस हीट का, वो हीट यूज अप हो रही है। अभी हमने बात करी थी कि सॉलिड्स, ये रही, कहाँ गई, सॉलिड्स, ये सॉलिड्स हैं और ये लिक्विड्स हैं। अभी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को दूर दूर जाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन से ऐसी कंडीशन में आना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर गिविंग दिस हीट, जब 0 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंच गया है, उस वक्त क्या हो रहा है, जो आप हीट दे रहे हैं वो सॉलिड के पार्टिकल्स वो हीट कंज्यूम कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उनकी, और वो हीट यूज अप हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। तो वो पार्टिकल्स दूर दूर जाने में, उस स्टेट चेंज होने में, सॉलिड जो बिल्कुल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है उनसे दूर जाके लिक्विड स्टेट में आने में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में वो जो हीट है वो यूज अप हो रही है। सो दैट इज व्हाई दिस हीट इज नॉट विजिबल ऑन द थर्मोमीटर, और हमको ऐसा लगता है कि हीट कहीं जाके छुप गई है, क्योंकि अभी तक जो हीट थी वो हमको विजिबल हो रही थी थर्मोमीटर पे। सो दैट्स व्हाई दिस हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और 1 kg वाटर के लिए, 1 kg आइस के लिए, सॉरी 1 kg आइस के लिए ये हीट होती है 3.34 इंटू 10 to power 5 जूल्स पर kg, 3.34 इंटू 10 to power 5 जूल्स पर kg, ठीक है। दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर 1 kg आइस। आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.34 इंटू 10 to power 5 जूल्स पर kg। अभी क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द अमाउंट ऑफ energy required to convert 1 kg ice into water at standard temperature pressure. Standard temperature pressure as in रूम टेम्परेचर की आप बात कर 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर लें, या आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए आप 273 केल्विन की बात कर सकते हैं। बट प्रेशर कितना बोला है हमने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 3.34 इंटू 10 to power 5 joules per kg, and that's latent heat of fusion. All right, thank you class. I'll be ending the session. I hope आपको काफ़ी important चीज़ें यहाँ पे मिली होंगी, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।